स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की जो क्लास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के बच्चों के लिए है, तो बेफिक्र होकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप आईटीआई फर्स्ट ईयर में हैं, 1 ईयर की आईटीआई है, 6 मंथ की है या 2 ईयर की है, आपके लिए ये कोर्स सुटेबल है। क्लास नंबर 10 1 to 9 जरूर देखिएगा। हर वीडियो में मैं कहता हूँ प्रीवियस क्लासेस देखना जरूरी है, क्योंकि एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आगे भी कराए गए होते हैं। तो आज हम लोग जो कर रहे हैं वो जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप, और एंटरप्रेन्योरशिप में आगे देख रहे होंगे 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब इसमें टोटल 70 क्वेश्चन थे। इस मॉड्यूल में 70 क्वेश्चंस थे। हमने 35 पहले कवर कर लिया है, पार्ट नंबर क्लास नंबर 9 में हमने कर लिया है, ठीक है। और आज हम करेंगे 36 to 70 जो रिमेनिंग 35 क्वेश्चन है उसको हम लोग क्लास नंबर 10 में करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा था आपको पहली वाली क्लास देख लीजिएगा, क्योंकि सेम टॉपिक है, हमने ऑलरेडी उधर भी कवर किया हुआ है। इस वेबसाइट से रिलेटेड पीडीएफ और कंटेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में है तब अभी से इस वेबसाइट को इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, भविष्य में आपको काम आएगी, ठीक है। बात कर ले मॉड्यूल की, जो हमेशा डिस्कस करते हैं। लेटेस्ट है ये, नवीनतम सिलेबस पर आधारित मॉड्यूल 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो 8 मॉड्यूल हैं हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑलरेडी मैंने आपको करा दिया है। प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल ओपन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, अबाउट में टेलीग्राम पर भी लिंक मिल जाएगा। ग्लोबल आईटीआई के टेलीग्राम ग्रुप में भी सारा शेयर किया गया है। सब कुछ हमने कवर कर लिया है। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दो क्लास में हम कवर कर रहे हैं, तो इसका एक पार्ट हमने कर लिया, आज 2 कर लेंगे। उसके बाद आपके इधर 3 चैप्टर बच रहे हैं, करियर डेवलपमेंट, कस्टमर एंड गेटिंग रेडी। ये भी आने वाले अपकमिंग क्लासेज होपफुली 3 से 4 क्लासेज और आएंगे जिसमें ये कवर होने वाले हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद भी है कि आप लोग क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मैक्सिमम सिलेबस अब तक हमने टॉपिक वाइज कवर कर लिया है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज्यादा समय खराब नहीं करना है। चल, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ब्लैंक है यहाँ पर, और डॉक्यूमेंट विथ कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर अ बिजनेस। इसको हमने इसके पहले जो क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, तो उसमें हम लोग कहे थे कोई भी नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं ना, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है जिसको बिजनेस प्लान कहते हैं, ठीक है। और जब भी हम लोग इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किए, उस क्वेश्चन में जब भी ऑप्शन आ रहा था कि रमेश नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए, मशीनरी खरीदनी चाहिए, किराए पर जमीन लेनी चाहिए, जगह लेनी चाहिए, या बिजनेस प्लान बनाना चाहिए, तो हम लोग क्या टिक कर रहे थे, बिजनेस प्लान बनाना चाहिए। तो इसीलिए मैं प्रीवियस क्लास से कह रहा हूं आपको रिलेट करने के लिए। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको रोक कर इसके पहली वाली क्लास देख लीजिए, क्योंकि उसमें अच्छा खासा चीजें को हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो जो बच्चे ऑलरेडी उसको पढ़े हैं, फिर दोबारा एक्सप्लेन करने में समय ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो एक बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि उस बिजनेस की हम प्लानिंग कर लें, और यही सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। बिजनेस प्लान ये होता है कि अगर हम कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो उस बिजनेस में कितना खर्च आने वाला है, किस रूप में आने वाला है, जैसे जो रेंट पर हम जगह लेने वाले हैं उसका कितना आने वाला है, ट्रांसपोर्ट का कितना खर्च आने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी का कितना खर्च आने वाला है, रॉ मटेरियल जो हम खरीदेंगे जिससे सामान बनाएंगे उसका कितना खर्च आने वाला है। ये चीजें हम एक जगह लिखते हैं, फिर एस्टिमेट करते हैं पूरा कि इतना कुछ लगाने के बाद हम उस कितने तक उसको बेच पाएंगे, कितना प्रॉफिट कमाएंगे। यानी बिजनेस करने से पहले उसका पूरा होमवर्क एक तरह से वो बिजनेस प्लान कहलाता है, कि पैसे कहाँ से लाएंगे, कितना हमारे पास है, कितना हम फाइनेंस कराएंगे, कितने का कोई पार्टनर हमें मिलने वाला है। ये सब कुछ बिजनेस प्लान का हिस्सा होता है। तो यही है कि बिजनेस के लिए संपूर्ण रणनीति यानी जो पूरी प्लानिंग है उसका एक डॉक्यूमेंट कौन सा होता है, तो उसको हम लोग बिजनेस प्लान कहते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिजनेस प्लान हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 37 है, इज यहां पर फिर ब्लैंक है, ये बताना है, नॉट अ पार्ट ऑफ गुड बिजनेस प्लान। कह रहे गुड बिजनेस प्लान यानी एक अच्छा बिजनेस प्लान का इसमें से ऐसी चीज है जो अच्छे बिजनेस प्लान का हिस्सा नहीं है। बात करें बजट, बजट मतलब किसी बिजनेस में जो पैसा लगने वाला है उसका कैलकुलेशन करना, तो ये तो जरूरी है, एक बिजनेस प्लान में होना चाहिए। कस्टमर एनालिसिस कि किस प्रकार के ग्राहक हमें मिलेंगे, उन ग्राहक तक हम कैसे पहुंचेंगे, उनको कैसे अपने तक बुलाएंगे, तो ये भी बिजनेस प्लान का हिस्सा होता है, कैलकुलेशन करना। मार्केटिंग स्ट्रेटजी कि हमने सामान बना लिया, उसको हम बेचेंगे कैसे, उसके लिए क्या क्या मार्केटिंग की जो टेक्निक्स इस्तेमाल करने वाले हैं, किस प्रकार से मार्केटिंग करने वाले हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये सब आता है बिजनेस प्लान में। लेकिन वेदर रिपोर्ट अगर हम मंगा लें या लिखते हैं कि मौसम कैसा रहने वाला है, तो ये हमारे बिजनेस प्लान का हिस्सा नहीं है।
यही इसमें पूछ रहा है कि बिजनेस प्लान का हिस्सा कौन सा नहीं है। तो देखिए मौसम से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो हमारे रिपोर्ट में यानी हम जो बिजनेस प्लान बना रहे हैं, समझ लीजिए एक थ्योरी बना रहे हैं बिजनेस कैसे करने वाले हैं, तो उस प्लानिंग में हम कहीं भी इस रिपोर्ट का मौसम विभाग के या मौसम के रिपोर्ट का कहीं जिक्र नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पर आंसर आपका ए सही हो जाएगा कि बिजनेस प्लान का वेदर रिपोर्ट, मौसम का जो रिपोर्ट है, किसी प्रकार से हिस्सा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इज अबाउट द कंपटीशन इन द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मार्केट। कह रहे हैं कि ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट में इसमें से कंपटीशन कौन होता है, जिसके बारे में हमें पता करना होगा, स्टडी करना होगा। तो देखिए जो लोग होते हैं ये हमारे इनके साथ हमारा कोई कंपटीशन नहीं होता है, हमारा कंपटीशन अपने कंपटीटर के साथ होता है। कंपटीटर कौन होता है ये चीज आपको समझना होगा। जैसे अगर कोई शॉप खोल रहे हैं, अगर आप कोई यहाँ पर ऑफलाइन की बात कर लेते हैं, दोनों होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन, दोनों मार्केट में कंपटीशन होता है। ठीक है, तो अगर ऑफलाइन की बात करें तो अगर आप मोबाइल की शॉप खोलना चाह रहे हैं किसी मार्केट में, तो उस मार्केट में पहले से जो मौजूद मोबाइल शॉप है, सेलर हैं जो मोबाइल पहले से बेच रहे हैं दुकानों में, वो आपके कंपटीटर कहलाएंगे, आपके प्रतिद्वंदी कहलाएंगे। उनके साथ आपको कंपटीशन करना होगा, उनसे कम रेट में आपको बेचना होगा, अच्छी क्वालिटी, तभी आप टिक पाएंगे मार्केट में। तो यहां पर क्या आंसर सही होगा, कंपटीटर एनालिसिस। ये हमें एनालिसिस करनी पड़ेगी कि कौन कौन से कंपटीटर हैं जो मुझे इस फील्ड में चुनौती दे सकते हैं और उनसे मैं कैसे बचूंगा। ठीक है, तो ये चीज है, आंसर भी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड व्हाट कस्टमर वांट। कस्टमर क्या चाहता है ये बात हम कैसे पता लगा सकते हैं। सिंपल सेंटेंस, कस्टमर क्या चाहता है ये बात हम कैसे पता लगा सकते हैं। हालांकि बहुत से बच्चे कहते हैं सर साइड हट जाए, मैक्सिमम टाइम में साइड ही रहता हूं, तो फिर भी कोशिश करूंगा आज भी कि हम कैसे समझ सकते हैं कि ग्राहक क्या चाहता है। देखिए हम अगर बिजनेस का अपने प्रचार करेंगे तो उससे तो नहीं पता चलेगा, न कोई नया प्रोडक्ट हम बनाएंगे, कोई नया प्रोडक्ट बेचेंगे उससे भी नहीं पता चलेगा, हम कोई नया बिजनेस शुरू करेंगे इससे भी नहीं। हमें पता कैसे चलेगा, कस्टमर्स पर हमें रिसर्च करना होगा कि कस्टमर क्या चाहता है, उनके बीच हमें सर्वे कराना होगा, रिसर्च कराना होगा, लोगों से बातें करना होगा, फीडबैक फॉर्म भरवाना होगा, तब पता चलेगा कि एक्चुअल में हमसे कस्टमर क्या चाहता है। ठीक है, तो यहां पर आंसर ए सही हो जाएगा कि कस्टमर की जानकारी को ऐसे ही नहीं, उसके लिए आपको रिसर्च सर्वे कराना पड़ेगा, तब पता चलेगा कस्टमर की जरूरत क्या है। यहां पर ब्लैंक है, पार्ट ऑफ अ बिजनेस प्लान हैज डिटेल ऑफ मनी रीस्टेटेड डिटेल्स द होल बिजनेस। कह रहे व्यवसाय योजना के भाग में धन का विवरण होता है, जिसमें पूरा व्यवसाय का विवरण शामिल होता है। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं, कह रहे हैं कि पैसे की बात हो रही है कि हमारे पास कोई बिजनेस प्लान है। देख रहे हैं यहां पर हमारे पास कोई बिजनेस प्लान है, तो उसमें जो पैसे वाला हिस्सा है, जिसमें पैसे की बात की गई हो, वो उस हिस्से को हम क्या कहते हैं। तो यहां पर आपका हो जाएगा, प्रोडक्ट डिटेल से मतलब नहीं है, कस्टमर्स एनालिसिस तो हम ग्राहक के बारे में उनकी जरूरत पता करते हैं, उसको कहते हैं। बिजनेस सक्सेशन प्लान, इसका कोई मतलब नहीं है। कॉस्टिंग, जो लागत है ना, ये वाला जो हिस्सा है कि हम जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगर हमने एक बिजनेस प्लान बनाया, मान लेते हैं हमारा 10-20 पेज का बिजनेस प्लान है, तो इसमें हमने सब कुछ लिखा हुआ है। जब हमने लिखा हुआ है कि हम कौन सा बिजनेस करने जा रहे हैं, किस प्रोडक्ट को बनाने जा रहे हैं, वो लिखा है हमने। इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करेंगे ये हमने लिखा है, कस्टमर कैसे लाएंगे ये हमने लिखा है, साथ ही हमने ये लिखा है कि उसके लिए फाइनेंस, पैसे के जुगाड़ कहां से करेंगे। उसके बाद ये भी लिखा है कॉस्टिंग क्या आने वाली है, यानी इस बिजनेस को शुरू करने में जो पैसा लगने वाला है उसके बारे में लिखते हैं। तो इस टोटल चीज को, जितनी पूरी कहानी लिखी हुई, इसी को बिजनेस प्लान कहा जाता है, जिसका एक हिस्सा ये भी है कॉस्टिंग। ठीक है, तो यहां पर आपका लागत कि हम उस बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, प्लांट मशीनरी से लेकर लागत कितनी आने वाली है, तो इसी की यहां पर बात हो रही है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी सही हो जाएगा, लागत। ठीक है, कॉस्टिंग। नेक्स्ट है इज और इज, यहां पर आपको बताना है शॉर्ट एंड इफेक्टिव प्रेजेंटेशन टू डिस्क्राइब अ बिजनेस। देखिए जैसे आप क्या होता है, इंटरव्यू देने जाते हैं तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। तो अपने बारे में कुछ बताइए का ये मतलब होता है कि मुझे अपना एक छोटा सा इंट्रो देना, 1 से 3 मिनट का लगभग हो, और इसमें मैं क्या क्या चीजें बताता हूं। लोग कहते हैं ना कि संक्षिप्त विवरण बताना होता है, इसका मतलब ये होता है कि कम से कम समय में अपने स्वयं के बारे में, ठीक है, आप कहां से बिलोंग करते हैं, आपने कौन सी टेक्निकल एजुकेशन ले रखी है, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है,
ये सब चीजें समराइज करके कम समय में हम अपना इंट्रो देते हैं। जबकि जब भी इंटरव्यू देते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम शुरू हो गए धीरे से आराम से, मेरा नाम ये है, पापा का नाम वो है, मम्मी वो है, चाची वो है, मौसी ये है, पूरा खानदान और इतनी जमीन है मेरे पास, आता जाता मैं ऑटो से हूं, पूरी कहानी आप नहीं बताते हैं। एक शॉर्ट इंट्रो बताते हैं, वही चीज बताते हैं जो कंपनी वाला आपके बारे में जानना चाहता है। कंपनी वाला आपके मम्मी, मौसी, चाची, मामा किसी के बारे में नहीं जानना चाहता, क्योंकि उसको आपको जॉब पर रखना है, शादी नहीं करनी है ना। तो ऐसे में आप क्या उसको बताते हैं, वो आपके बारे में जानना चाहता है, आपकी हॉबीज, आपकी स्किल्स, आपकी एजुकेशन मेन फोकस होता है। तो इसी प्रकार से वो तो आपकी पर्सनल पिच हो गई ना। इसी प्रकार से अगर आप बिजनेस के बारे में, अगर आप अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा सुन लीजिए, इससे क्या होगा दोबारा आपको भूलेगा नहीं, ठीक है, और सारा क्वेश्चन आगे कर लेंगे। अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए आप क्या करोगे, पूरा पैसा घर से, अगर बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो इतना पैसा घर पे नहीं होता, हमें क्या करना होता है, फाइनेंस कराना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है बैंक से। तो जब बैंक के पास हम जाते हैं तो बैंक चाहता है कि मैं कम समय में उसको अपने पूरे बिजनेस के बारे में बता दूं कि मैं बिजनेस किस पर करने वाला हूं, कितनी लागत लगने वाली है, कितना मैं कमाई करने वाला हूं, कितना पैसा मेरे पास है, कितना मुझे लोन चाहिए। ये सारी चीजों को समराइज करके कम समय में बता देना अपने बिजनेस के बारे में। जैसे आपने स्वयं के बारे में बताया तो सेल्फ इंट्रोडक्शन था ना, उसी प्रकार से अपने बिजनेस के बारे में कम समय में संक्षिप्त में एक विवरण देना, उसको ही हम कहते हैं पिच। क्या कहते हैं, बिजनेस पिच। तो यही यहाँ पे पूछ रहा था कि व्यवसाय का वर्णन करने के लिए एक संक्षिप्त और प्रभावी प्रस्तुति, मतलब प्रेजेंटेशन, यानी किसी के सामने आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको बिजनेस पिच बोला जाता है। और बिजनेस पिच की जरूरत होती है जब भी हम किसी को अपने बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं, या अपने बिजनेस में किसी से इन्वेस्ट कराना चाहते हैं, या फिर हम अपने बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं, या किसी कंपनी के साथ टाई अप करना चाहते हैं, तब हमें बिजनेस पिच की जरूरत पड़ती है। इसमें क्या होता है, हमारे बिजनेस से रिलेटेड मेन पॉइंट्स होते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं या बताते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेस पिच कहते हैं। यहां पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, आंसर डी सही हो जाएगा 41 का। चलिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा इसलिए थोड़ा मैंने समझ लिया। देखिए यहाँ पे फिर आ गया, बिजनेस पिच इज अ प्रेजेंटेशन टू इन्वेस्टर हु हेल्प अस विद। कह रहे हैं कि बिजनेस पिच क्या होता है, निवेशकों के लिए बिजनेस पिच प्रस्तुत की जाती है। बिजनेस पिच में हम अपने बिजनेस के बारे में सब डिटेल उनको बताते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं एक तरह से। तो उससे जो इन्वेस्टर होता है, यानी जो पैसा हमारे बिजनेस पर लगाने वाला, देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वो किसी एक, कोई उसमें एक आदमी पैसा नहीं लगाया होता, लाखों लोगों के पैसे लगे होते हैं। कोई 50,000 लगाया है, कोई करोड़ों में लगाया है। जिसको आपने देखा होगा ना, शेयर मार्केट का आपने नाम सुना होगा, उसमें आप भी अगर 10,000 रुपए लगा दो तो आप भी मारुति के मालिक हो जाते हो, मारुति हो, टाटा हो, है ना, तो उसको इन्वेस्टर कहा जाता है। तो यही कह रहे हैं कि निवेशक के लिए बिजनेस पिच प्रस्तुत की जाती है। तो हमें क्या क्या देता है, वो हमें पैसा देता है, वो हमें संसाधन देता है और सपोर्ट देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी इसमें देखने वाली बात है कि यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है और 3 शब्द पूछा है, और आंसर में देखेंगे तो इसमें 2 ही शब्द है, इसमें भी 2 शब्द है, इसमें भी 2 शब्द है, जबकि 3 शब्द वाला यही है। तो एक शॉर्टकट भी है आपका, सीधे आंसर डी कर सकते हो, ठीक है भाई। जब वो पैसा लगाएगा उसी पैसे से रिसोर्सेज खरीदे जा सकते हैं, और अगर उसी फील्ड का है तो क्या कर सकता है, आपको ट्रेनिंग सपोर्ट भी दे सकता है ना। तो यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा कि इन्वेस्टर क्या करता है, बिजनेस पिच सुनने के बाद ही वो अपना पैसा लगाता है ना, यही चीज है यहाँ पर। इसीलिए दी भी जाती है बिजनेस पिच कि कोई हमारे में इन्वेस्ट करे, हमें फाइनेंस करे। Who can support entrepreneur by providing business scheme and loan at low interest? इंटरप्रेन्योर वो होता है जो हम लोग इसके पहले वाले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी बता देता हूं। जब कोई व्यक्ति एक नया बिजनेस शुरू करता है, जिसको हम स्टार्टअप भी बोलते हैं, ठीक है। जब कोई व्यक्ति एक नया बिजनेस शुरू करता है जिसमें 2-4 लोगों को नौकरी भी देता है, स्वयं भी काम करता है, प्लस 2-4 लोगों को नौकरी भी देता है, और जो नौकरी देने वाला और बिजनेस को शुरू करने वाला व्यक्ति होता है, उसे ही इंटरप्रेन्योर बोला जाता है, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि इंटरप्रेन्योर को कौन सपोर्ट कर सकता है, लोन देकर, वो भी कम ब्याज पर। तो देखिए कम ब्याज पर लोन जो है कौन देता है, बैंक ही देती है, ठीक है। तो यहां पर आंसर सी सही हो जाएगा। 43 का आंसर क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा कि कम ब्याज पर आपको लोन बैंक से मिल जाता है। अगर आप किसी से ऐसे मांगेंगे तो वो आपसे ज्यादा पैसे लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है साइना, इसके पहले एक और ऑप्शन था ना, ये जो होते हैं
स्टार्टअप इन्वेस्टर जो होते हैं तो ये क्या करते हैं कि ये लोन नहीं देते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपका 10 लाख का बिजनेस है, 10 लाख का बिजनेस है और इन्होंने इसमें आपके बिजनेस में 2 लाख रुपए लगा दिए, ये जो इन्वेस्टर हैं, तो ये क्या करते हैं कि जब भी आप 10 लाख लगाकर जब अगर आप 10,000 रुपए पर मंथ कमाओगे तो ये जो 2 लाख लगाए हैं ये आपके हिस्सेदार हो जाते हैं 20% के, और ये क्या करेंगे आपसे हर महीने इसमें से 2,000 रुपए लेते रहेंगे। इन्हें अपने ब्याज से ऐसा कुछ नहीं मतलब है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये हिस्सेदार होते हैं। कौन? ये जो इन्वेस्टर होते हैं। इन्वेस्टर अगर आपके बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो वो हिस्सा लेते हैं, जितना पैसा जितना परसेंट लगाए उतना हिसाब से हमेशा लेते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको नहीं, सबसे सस्ता आपको क्या पड़ता है, बैंक पड़ती है जो लोन आपको देती है कम ब्याज पर। साइना वांट टू स्टार्ट मसाला पाउडर बिजनेस। साइना है मसाला पाउडर बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है। सी इज प्रेजेंटिंग अ बिजनेस पिच। फिर ये भी बिजनेस पिच जो है प्रेजेंट कर रही है, मतलब अपने मसाला पाउडर के बारे में बता रही है, शॉर्ट में डिटेल में, मतलब शॉर्ट प्लस डिटेल दोनों होना चाहिए। कम समय में पूरे डिटेल में अपने मसाला पाउडर फैक्ट्री का जो काम शुरू करना चाहती है उसके बारे में किसको बता रही हैं, बैंक मैनेजर को बता रही हैं। क्यों बता रही है, क्योंकि बैंक मैनेजर जब तक ये कन्विंस या समझा नहीं पाएंगे कि मैं इस तरह से काम करूंगी कि इतना कमा पाऊंगी। अगर ये अपनी कमाई का पूरा प्लान, यानी कमाई के लिए पूरा प्लान क्या कहलाएगा, बिजनेस प्लान, तो बिजनेस प्लान को जब तक ये बैंक को अच्छे से समझा नहीं देंगी तब तक बैंक पैसा तो देगा नहीं, तो वही ये कर रही है। तो हाउ लॉन्ग शुड हर बिजनेस पिच बी, तो कह रही है जो समझाने वाला बिजनेस पिच है, जो अभी हम लोग बात किए थे कि जैसे आपका सेल्फ इंट्रो होता है उसी तरह बिजनेस का जब आप कहीं इंट्रो देते हैं तो उसको बिजनेस पिच कहते हैं। तो कह रहे हैं बिजनेस पिच हमारा है कितनी देर का होना चाहिए, तो देखिए कम से कम समय का होना चाहिए। देखिए 1 मिनट में तो आप अभी शुरू करेंगे खत्म हो जाओगे, तो 1 मिनट में तो संभव ही नहीं कि आप बता पाओ। 10 मिनट बैठ के सामने वाला खाली नहीं है कि 10-15 मिनट आपको सुने। तो जो परफेक्ट टाइमिंग होती है वो 2 से 3 मिनट की होती है। मैंने आपको 1 से 3 बताया था शुरू में, तो ये 2 से 3 मिनट होता है। 2 से 3 मिनट के अंदर आपको अपने बिजनेस का कॉन्सेप्ट बैंक वाले को समझाना होता है जिससे कि वो आपको लोन दे सके, ठीक है। आंसर ए जो है कौन सा है, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इन अ बिजनेस इज द मनी इन्वॉल्व टू बिल्ड अ प्रोडक्ट। कह रहे हैं कि कोई आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, मान लेते हैं ये मसाला बनाने वाली फैक्ट्री शुरू कर रही थी, तो मसाला यहाँ पर बात हो रही है कि किसी व्यवसाय में उत्पाद बनाने में शामिल धन, कि जो मसाला बना दिए हमने, मसाला तैयार कर लिया, इसका मसाला का पैकेट बना दिए, 2000 पैकेट हमने मसाला तैयार कर लिया, तो उसमें जो पैसा लगा उसको क्या कहते हैं, क्या वो कीमत होती है, प्रॉफिट होता है या डिस्काउंट होता है। कीमत वो होती है जिस पर हम लोग बेचते हैं, बेचने के बाद जो लाभ कमाते हैं वो हमारा प्रॉफिट हो गया। कॉस्ट क्या होता है, लागत होती है बनाने में। ये पूछ रहा है ना कि उत्पाद को बनाने में, यानी मसाला को बनाने में जितना पैसा हमारा खर्च हुआ, किस रूप में खर्च हुआ होगा। भाई मसाला बनाने के लिए पहले तो हम सामान खरीदे होंगे, प्लस अन्य खर्च होंगे, लेबर होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, वर्क की सैलरी होगी, रेंट होगा, सब जोड़ ओढ़ के जो खर्च आता है उसको ही बोला जाता है कॉस्ट। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने में लगा जो खर्चा है, तैयार करने में जो लगा खर्चा है उसको हम कॉस्ट बोलते हैं। और हमेशा जो है प्राइस जो है वो कॉस्ट से ज्यादा रखी जाती है, तभी तो कुछ प्रॉफिट कमा पाएगा व्यक्ति। वही चीज यहाँ पर है, ठीक है। चलिए डिस्काउंट तो होता है जो एमआरपी है उस पर हम लोग कुछ डिस्काउंट कर देते हैं, उसको हम डिस्काउंट कहते हैं। तो यहाँ पे 45 का आंसर ये सही हो जाएगा कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो पैसा लगता है उसको कॉस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है एनी स्मॉल बिजनेस रन बाय ए सिंगल पर्सन। कोई सिंगल व्यक्ति है, खुद ही बिजनेस चला रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप बोला जाता है, ठीक है। आंसर सी सही होगा इसका, इसमें कुछ ऐसा समझाने वाली चीज नहीं है। पार्टनरशिप में तो 2 से ज्यादा लोग होते हैं, जनरली बड़ी फर्म होती हैं। मल्टीनेशनल तो जो बड़ी बड़ी कंपनी जो फेसबुक, अमेजन वगैरह, इनको एमएनसीज बोला जाता है। और प्राइवेट लिमिटेड भी बड़ी कंपनीज होती हैं। प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन भी तभी होता है जब 50-100 लोग से संख्या हो, ठीक है। तो ऐसे में सोल प्रोप्राइटरशिप ही होता है। ये कौन होता है, जो कोई अपना छोटा व्यवसाय, जैसे हम कोई एक दुकान चला रहे हैं, मैं ही मालिक हूं, मैं ही बेचता हूं सामान, और मैं अपनी दुकान पर बैठता हूं, तो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाऊंगा, ठीक है। तो वो बिजनेस क्या कहलाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाएगा। आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, अकेला मालिक, ठीक है। छोटा बिजनेस अकेला मालिक, क्योंकि अकेला मालिक बड़ा बिजनेस चला ही नहीं पाएगा। बिंदु है स्टार्टेड ए स्मॉल ऑटो रिपेयर शॉप, और यहाँ पर ऑटो रिपेयर शॉप इन्होंने खोला, कौन खोले, बिंदु भाई ने ऑटो रिपेयर करने वाली शॉप खोल दिया। सी, अच्छा भाई नहीं है, फिर से गलती हो जा रही है, भाई बहन में बड़ी गलती होती है। आगे सी इज, ये बहन है। सी इज ओनली
प्रोपराइटर फॉर द बिजनेस, कह रहे हैं ये अकेली प्रोपराइटर है इस बिजनेस की, यानी क्या है, इस अकेली मालिक है इस बिजनेस की। जब अकेली मालिक हो जाएंगे तो क्या कहलाएगा, सोल प्रोपराइटर कहलाएगा। ठीक है जी, अब तो समझ में आ गया। किसी भी बिजनेस का कोई अकेला मालिक ही होता है तो ऐसे बिजनेस को सोल प्रोपराइटरशिप बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इज रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंप्लीमेंट रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द इंडस्ट्री। जो फैक्ट्रीज या कंपनी चलती हैं उनके लिए भी नियम कानून बनाए जाते हैं, और इसमें से कौन सा ऐसा है जो नियम कानून बनाता है, तो एक मिनिस्ट्री होती है, एक मंत्रालय है भारत सरकार का, एमएसएमई। एमएसएमई है, इसको कहते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से रिलेटेड, यानी बहुत छोटी छोटी, बीच की और बड़ी जो भी कंपनीज हैं सबके लिए क्या है, रूल रेगुलेशन बनाती है। ये एक मंत्रालय है भारत सरकार का जिसको एमएसएमई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनके सभी के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं। 48 का निम्मी तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक बनाता है, डीजीटी आपकी परीक्षाएं करा रहा है ना, एमएस ये तो थोड़ा कंफ्यूजन वाली चीज है, पता नहीं क्या है, वो है ही नहीं शायद कुछ, तो आपका आंसर बी सही हो जाएगा 48 का। नेक्स्ट है, विच डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट उद्यम या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। देखिए आप अपनी कंपनी या अपने रोज जो भी आपने बिजनेस शुरू किया है उसका रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, भारत सरकार का पोर्टल है, उद्यम नाम से भी है, एमएसएमई नाम से भी है, तो वहां पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या आपको चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो एक्चुअली में पूछ क्या रहा है, क्या नहीं चाहिए। ठीक है, पोर्टल पर अपने बिजनेस का, भारत सरकार के पोर्टल पर अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या नहीं चाहिए। देखिए आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड भी चाहिए होता है, और इनकम टैक्स रिपोर्ट भी चाहिए होती है, लेकिन ब्लड सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता। तो क्या पूछ रहा है, वो पूछ ही रहा है कि क्या नहीं चाहिए, तो यहाँ पर ब्लड रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं होता है, नहीं मांगा जाता है। ठीक है, क्योंकि उन्हें ब्लड से कोई लेना देना नहीं है। उनके आपको पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपने जो इनकम टैक्स आईटीआर फाइल करते हैं पर ईयर, इन सब डिटेल्स की जरूरत पड़ती है कहाँ, जब आप अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करते हैं उद्यम पोर्टल पर या एमएसएमई पोर्टल पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 49 का डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रहीम इज फाइलिंग इनकम टैक्स फॉर फर्स्ट टाइम फॉर हिज बिजनेस। रहीम है, इनके पास कोई बिजनेस है, उसका इनकम टैक्स भर रहे हैं जो पहली बार भर रहे हैं, तो इसमें से ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसकी जरूरत नहीं है, नॉट नीडेड फॉर फाइलिंग टैक्स। टैक्स भरने के लिए इसमें ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसकी जरूरत नहीं पड़ती है। रहीम पहली बार भरने जा रहे हैं, एक्चुअल में बार बार नहीं चाहिए होती, पहली बार जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पर कुछ डिटेल होती है जो देना होता है, तो वही बात यहाँ पर हो रही है। तो देखिए पैन कार्ड के बिना तो कुछ होना नहीं है, आधार कार्ड भी चाहिए होगा। ठीक है, लेकिन ये करने क्या जा रहे हैं, पहली बार ये इनकम टैक्स भरने जा रहे हैं ना, क्या करने जा रहे हैं, ITR, क्या कहते हैं इसको, इनकम टैक्स रिटर्न। जब ये पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न भरने जा रहे हैं तो क्या क्या चाहिए, देखिए इनका डेट ऑफ बर्थ वहां चाहिए, सर्टिफिकेट तो नहीं चाहिए होता है, डेट ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन के समय चाहिए होता है, पैन कार्ड भी वहां पर भरना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि इसको तो भरने ही जा रहे हैं ना, इसको ही तो भरना है। पूछ रहा है कि क्या नहीं चाहिए, तो यही नहीं चाहिए, क्योंकि यही तो करने जा रहे हो। क्या करने जा रहे हैं, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट टाइम जो है अपने बिजनेस का टैक्स भरने जा रहे हैं, फिलिंग द टैक्स। जो टैक्स भरा जाता है उसी को आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न बोला जाता है। तो जब टैक्स भरने के लिए एक टैक्स कैसे नहीं चाहिए ना, तो यही यहाँ पर आंसर डी सही हो जाएगा कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न नहीं चाहिए। इनकम टैक्स भरने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न नहीं चाहिए, क्योंकि तो जब भरेंगे तभी तो आपको मिलेगा। ठीक है, तो यही चीज है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। टैक्स दाखिल करने के लिए इसमें से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि यही तो करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे कहे कि आप आईटीआई करने जा रहे हैं, पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको क्या क्या चाहिए, आपको 10th की मार्कशीट चाहिए, फोटो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, आईटीआई की मार्कशीट भी चाहिए नहीं ना, क्योंकि आप आईटीआई तो करने जा रहे हो। तो एग्जैक्टली जब इनकम टैक्स भरने ही जा रहे हो तुम, तो इनकम टैक्स थोड़ी चाहिए। ठीक है, चलो जी आंसर डी सही हो जाएगा। कोशिश कर ली मैंने समझाने की, समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट तो बनता ही है। प्रिंस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग, ओ सॉरी प्राइस है भाई। एक दिन मैंने एक क्लास पढ़ाई थी, कौन सा क्लास था, हाँ ये डिजिटल वाली क्लास थी, एक दो दिन पहले की बात है। तो जिसमें मैंने क्या किया कि अब उसमें पूछा था अनडू करने के लिए। ठीक है, अनडू करने के लिए शॉर्टकट, तो मैं जल्दीबाजी में CTRL + U बता दिया। उसके 10-20 सेकंड बाद मैं आगे वीडियो में बढ़ा, फिर वापस आया, मैंने कहा भाई ये तो गलती हो गई,
इसका असली जो है CTRL + Z होता है। ठीक है, मैंने सुधार दिया, लेकिन भाई अब मेरे जो तेज बालक है इन्होंने क्या किया, पहले देखा अरे सर ने गलत कर दिया, वीडियो तुरंत रोके खटाखट कमेंट कर दिया, आपने गलत बताया, आपने गलत बताया, आपने। मैं यार नीचे कमेंट पढ़ के परेशान कि भाई गलत तो बता दिया, लेकिन 10 सेकंड बाद उसको फिर सही तो कर दिया है। तो यार जब मैंने सही कर दिया तो आपने जो कमेंट किया था वापस आपने वीडियो तो देखा ही होगा, 10-20 सेकंड आगे फिर मैंने सही कर दिया, तो कम से कम यार कमेंट तो डिलीट कर देते, थोड़ा सा संतुष्टि होती है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लिखा तो कुछ भी लिखा आपने, मैंने वीडियो में सुधार दिया था, गलती हो जाती है, इंसान ही है। हाँ मतलब मैं इंसान हूँ, सब इंसान है, तो गलती हो जाती है, मैंने गलती किया, सुधार दिया, लेकिन लोगों ने कमेंट कर दिया, उसको नहीं सुधारा, कोई बात नहीं, अपने है सब। कीमत मार्केटिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कीमत का क्या मतलब, कह रहे हैं मार्केटिंग, प्राइस इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग में प्राइस का एक महत्वपूर्ण, मतलब कोई किसी प्रोडक्ट की हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसमें प्राइस भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, किस प्रकार से देख लेते हैं यहां पर। मार्केटिंग, रेट ऑफ प्रोडक्ट इन रुपीज, प्रमोशन, रॉ मटेरियल। कहना क्या चाह रहे हैं भाई, कीमत का क्या मतलब है। देखिए मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। प्राइस मींस, यार आपको पता ही होगा, सबको पता है प्राइस क्या होता है, कोई सामान कितने रुपए में बेचा जा रहा है वही तो प्राइस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ प्रोडक्ट इन रुपीज, किसी सामान को हम कितने रुपए में बेच रहे हैं वही उस सामान की क्या कहलाती है, प्राइस कहलाती है। जब आपका ध्यान इधर चला जाएगा ना तो ये गलती हो सकती थी। चलिए 51 का B सही हो जाएगा। किसी सामान की कीमत का क्या मतलब है, मतलब जितने में हम उसको बेच रहे हैं कोई उसका रेट निर्धारित किया ना, वही तो हो गया। गिविंग फेस्टिवल ऑफर, त्योहार पर छूट देना, इतने % का डिस्काउंट। फ्री सैंपल, कि भाई ये चखिए, अच्छा लगे तो खरीदिए। प्राइस डिस्काउंट, 100 रुपए का डिस्काउंट। ये सब मार्केटिंग का क्या है, ये सब मार्केटिंग का क्या है। ये फिजिकल एविडेंस पैकेजिंग नहीं है, ये प्रमोशन है। क्या है, ये आपका प्रमोशन है। क्या कर रहे हैं हम लोग, अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं ना, प्रमोट ही तो कर रहे हैं। भैया खाइए, अगर अच्छी लगी तो ले जाइए। जैसे आपने देखा होगा फल वल के होता है ना, सेब काट के, एक सेब अच्छा वाला रखे रहते हैं, आप कहते हैं मीठा है कि नहीं, कहते हैं लीजिए भैया काट के देखिए, खटाक से बाबूजी को काटते हैं, खिला के देते हैं मीठा वाला, फिर आप कहते हैं अच्छा चलो 2 किलो दे दो। ठीक है, तो ये सब मार्केटिंग है, या फिर कहीं ऑफर लगा हुआ है 2 पर 1 फ्री, तो यही सब तो क्या है, ये सब प्रमोशन ही तो है, प्रचार ही तो कर रहे हैं हम लोग, ये सब कर रहे हैं। तो पूछ रहा है मार्केटिंग में इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग प्रमोशन या प्रचार कहते हैं। ठीक है, मार्केटिंग हेल्प द कस्टमर टू लर्न अबाउट, कह रहे हैं कि मार्केटिंग ग्राहक को के बारे में जानने में मदद करती है। किसके बारे में, देखिए मार्केटिंग से पता चलता है, अगर टीवी पर ऐड ना आए, जैसे जब भी देखते हैं कोई मोबाइल फोन आता है तो बताता है 64 मेगापिक्सल, मैं यही बोलता रहता हूँ 64 मेगापिक्सल, 8 GB रैम, दमदार बैटरी के साथ 10,000 रुपए में 12 तारीख को 12 बजे बुकिंग शुरू होने वाली मोबाइल फोन। ठीक है, तो अगर प्रमोशन ही तो है, ऐड आता है तो ये प्रमोशन ही तो है। जब प्रचार होता है तो ग्राहक को एक तो पता चल जाता है भाई 10,000 का मोबाइल है, उसके बाद ये भी पता चल जाता है कि किस दिन ये लॉन्च होने वाला है, यानी उपलब्ध किस दिन होगा। उसके बाद ये भी रहता है कि शुरू में जो लॉन्च हो रहा है तो उस पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है। फ्लिपकार्ट कहता है HDFC का ATM कार्ड यूज करिए, 10% आपको अलग से डिस्काउंट मिलेगा। यानी प्रमोशन जब प्रचार होता है तो डिस्काउंट के बारे में भी पता चलता है। यानी प्रचार करने से ग्राहकों को क्या क्या पता चलता है, ग्राहक को यह पता चलता है कि प्रोडक्ट कितने रुपए का है, कब उपलब्ध होने वाला है, कितनी छूट मिल रही है, सब पता चलता है। जब सब पता चलता है तो हम लोग चुपचाप से आंसर डी सही कर देते हैं ना, ऑल ऑफ द एबव। चलिए जी 53 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन में नहीं रहेगा, मैंने आपको, हालांकि जो बंदे कोर्स ज्वाइन किए होंगे ना बच्चे, हमने एक बार पेड कोर्स दिया था, मतलब स्टिल है ग्लोबल ITI मोबाइल ऐप पर, तो हमने ये चीजें पूरी पढ़ाई है, 7 P's वगैरह मार्केटिंग का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है, क्योंकि वो कंप्लीट कोर्स ही है। तो उसमें ये कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 7P। कह रहे हैं कि 7P एक मार्केटिंग का मेथड होता है, हर चीज का आपने देखा होगा, जैसे काइजेन था, 5S था, अलग अलग कॉन्सेप्ट जगह जगह मिलते रहते हैं ना स्टडी के लिए। तो उसी प्रकार से एक मार्केटिंग करने का एक नियम है जिसको 7P के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जितने भी शब्द होते हैं वो P नाम से स्टार्ट होते हैं। चलो एक छोटा सा इंट्रो बता देते हैं, सब P से होते हैं, जैसे P से प्रोडक्ट, P से प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, फिजिकल एविडेंस, पीपल, प्रोसेस। ठीक है, ये मार्केटिंग का एक तरीका है।
कि प्रोडक्ट है हमारा, किस जगह पर उसको बेचना है, कहाँ लॉन्च करना है, प्राइस कितनी रखनी है, उसका प्रचार कैसे करना है। फिजिकल एविडेंस मतलब लोगों को उसको टच करने का, छूने का, इस्तेमाल करने का मौका मिले, ग्राहकों को वहां तक लाना, टारगेट करना, और प्रोसेस मतलब उसको सेल करना है, सारा प्रोसेस। तो 7P इसलिए बोला जाता है कि जितने भी ये शब्द हैं सब P से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा विपणन मतलब मार्केटिंग, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, मार्केटिंग, कि इनमें से कौन सा 7P का हिस्सा नहीं है। जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, कह रहा है इसमें से कौन सा 7P का क्या नहीं है, हिस्सा नहीं है। तो देखिए प्रोडक्ट पहला ही है, प्रोडक्ट, ठीक है। पैकेजिंग, पैकेजिंग मतलब ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को कितना अच्छे से आप पैक करो, ठीक है। पैकेजिंग आपका फिजिकल एविडेंस में आ जाएगा, फिजिकल एविडेंस में ही पैकेजिंग आ जाएगा। किसी प्रोडक्ट को जितना अच्छे से पैक करोगे उतना बढ़िया, मतलब लोगों को आकर्षित करेगा ग्राहकों को। कीमत, प्राइस भी आपका देखिए तीसरे नंबर पर प्राइस है। तो क्या नहीं है, अचार, पिकल, पिकल मीन्स होता है अचार। इसका मार्केटिंग के 7P वाले नियम से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि जो मार्केटिंग का 7P का नियम होता है उसमें इनमें से कौन नहीं होता है, तो अचार नहीं होता। मार्केटिंग में कहीं भी ऐसा नहीं रहता है कि लीजिए अचार खाइए, ठीक है। तो ये हो गया भाई आंसर 54 का क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, टॉम वांट टू स्टार्ट अ शॉप फॉर सेलिंग बुक्स। किताब बेचने के लिए पेन किताब, कॉपी, पेन की दुकान, स्टेशनरी की दुकान खोलना चाहते हैं कौन, टॉम भैया। तो उनके लिए बेस्ट प्लेस टू हैव दिस शॉप, अच्छी जगह कौन सी होगी। जो 4 जगह दी हुई है इसमें से सबसे बेस्ट जगह कहां होगी, जहां पर ये कॉपी और पेन की दुकान खोलें तो बढ़िया बिकेगा। कह रहे हैं कि मछली मार्केट में। भाई मछली मार्केट में कॉपी किताब कौन खरीदेगा, या फिर अपने घर पर खोल लेंगे तो वहां कौन आएगा, घर हो सकता हो कहीं कोने में होगा, है ना। नदी के पास कौन पेन खरीदने आएगा यार, नदी के पास तो मूंगफली एक बार भले ही बिक जाती है अगर घूमने वाली जगह हो, ठीक है। कहाँ खोलना होगा उनको, कॉलेज और स्कूल के आसपास अगर दुकान खोलेंगे तो ज्यादा बढ़िया चलेगी। तो ऐसे में हम लोग आंसर क्या सेट करेंगे, आंसर हम लोग ए सेट कर लेंगे, ठीक है जी, 55 का ए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है द टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, टोटल कॉस्ट किसके बराबर होती है। तो टोटल कॉस्ट जो होता है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को कहते हैं। मैं बता दूं कि दोनों होता क्या है। मान लेते हैं हमने एक कंपनी खोली, ठीक है, हमने कंपनी खोली, कंपनी बनाने के लिए, कंपनी किस चीज की, हम चेयर बना रहे हैं, प्लास्टिक की चेयर बना रहे हैं, उसके लिए हमने एक कंपनी खोली। तो चेयर बनाते समय कुछ चीजें हैं जो फिक्स है, फिक्स है। जैसे हमने जो प्लांट बनाया तो उसको टिन शेड और सारा मटेरियल लगाया, तो प्लांट को तैयार करने में, चलो हिंदी लिख देते हैं, तैयार करने में हमने जो पैसा लगाया, मान लेते हैं 5 लाख लगा दिया प्लांट में, जिसमें मशीन वशीन सब है, तो ये तो फिक्स है, 5 लाख मेरा लग गया। उसके बाद हमने रेंट, जिसकी जगह पे वो शुरू किया है उसको हर महीने मैं 15,000 रुपए रेंट देता हूँ, ठीक है, 15,000 पर मंथ में रेंट देता हूँ, ये भी फिक्स कहलाएगा। तो यही यहाँ पर टोटल कॉस्ट जो है किसी बिजनेस को चलाने में जो टोटल कॉस्ट होती है उसमें क्या क्या जोड़ा जाता है। तो एक तो फिक्स वाली कॉस्ट होती है, जैसे सैलरी है, सैलरी पर अगर आप 10 लोगों को रखे हैं तो पहले उसकी सैलरी फिक्स होगी 8,000 रुपए पर मंथ, ठीक है, ये सब फिक्स है। और एक वेरिएबल कॉस्ट होता है, वेरिएबल कॉस्ट वो, जैसे चेयर बनाने के लिए हमें प्लास्टिक चाहिए, ठीक है, प्लास्टिक चाहिए, आज हो सकता है हमें प्लास्टिक खरीदा हो तो 20,000 रुपए क्विंटल के रेट से मिला है, क्विंटल के हिसाब से मिला है। हो सकता हो कल खरीदने जाऊंगा 21 का मिलेगा, क्योंकि आज खरीदूंगा 2-4 दिन चेयर बनाऊंगा, मटेरियल खत्म हो जाएगा और मटेरियल चाहिए, तो इसका भाव बदलता रहेगा। प्लस जिस गाड़ी वाले से मैं उसको कहूंगा लाने के लिए, उसको भी तो फेयर चाहिए, किराया चाहिए होगा, तो उसका किराया भी बदल सकता है ना, डीजल का रेट बढ़ जाएगा, किराया बदल जाएगा। तो ये चीजें क्या है, रॉ मटेरियल, खास करके जो सामान हम खरीदते हैं उनका जो रेट है वो ऊपर नीचे होता रहता है। यानी बिजनेस चलाते समय 2 तरह की कॉस्ट खर्च आता है। एक खर्च होता है जो फिक्स होता है, बहुत दिनों बाद बदलता है, जैसे अगर किराया बदलेगा तो साल भर बाद बदलेगा, किसी की सैलरी बढ़ेगी तो साल भर बाद बढ़ेगी, है ना। तो ये सब फिक्स होता है। जैसे हमने मशीन कोई खरीदा तो 5 लाख की खरीद लिया, तो उसको मैं रोज 5 लाख नहीं लगाना, वो फिक्स है, ठीक है। लेकिन ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ये बदलती रहती है। तो टोटल कॉस्ट जब भी हम निकालते हैं किसी बिजनेस की, उसमें 2 तरह की कॉस्ट जोड़ी जाती है, बदलने वाली कॉस्ट जो अक्सर बदलती है, रोज भी बदल सकती है, 2 दिन पे बदल सकती है, और एक जो फिक्स रहती है, दोनों कॉस्ट को जोड़ दिया जाता है, वही हमारा टोटल कॉस्ट कहलाता है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर आपका सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट वेरिएबल और प्लस फिक्स, ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन आएंगे। देखिए
कॉस्ट इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड ऑन हाउ मच वी प्रोड्यूस और सेल। कह रहे हैं हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उस दौरान जो रेट है, ये खर्च, ये कॉस्ट है, बढ़ सकता है या घट सकता है। ठीक है, तो वो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, जब हम कोई भी प्रोडक्ट है क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, या हम कोई सामान बना रहे हैं, प्लास्टिक की चेयर ही बना रहे हैं, तो उसके लिए हम खरीदते हैं, क्या करते हैं, या तो बना रहे हैं, उसको बनाने के बाद बेचेंगे, तो इसके आधार पर हमारी जो क्या कॉस्ट है घटती बढ़ती रहती है। तो कौन सी वाली कॉस्ट घटती बढ़ती रहती है? मैंने आपको बताया ना, दो कॉस्ट होती है, एक कॉस्ट होती है फिक्स रहती है, लेकिन एक कॉस्ट होती है जो घटती बढ़ती रहती है। तो जो कॉस्ट घटती बढ़ती रहती है उसी को हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, अभी मैंने इसलिए कहा था, ध्यान रखिएगा, आंसर यहां पर ये सही हो जाएगा, फिक्स नहीं। जो कॉस्ट किसी बिजनेस को चलाते समय जो कॉस्ट घटती या बढ़ती रहती है, उस कॉस्ट को क्या कहा जाता है, उसको वेरिएबल कहा जाता है। और कुल क्या होता है, वेरिएबल प्लस फिक्स को जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट निकल आती है। ठीक है जी, तो 57 का आपका क्या आंसर सही हो जाएगा, आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, प्रीति इज रेंटिंग अ किचन। देखिए मैं आपको एक चीज अश्योर करा दे रहा हूं, अगर आप अच्छे से पढ़ ले रहे हो ना, तो बहुत ज्यादा थोड़ा सा समय आपको लग रहा है, मैं मानता हूं, और ये चीज मैं बाहर थोड़ा सा बोल रहा हूं तो और समय लग रहा है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। पीसफुली शांत दिमाग के साथ पढ़ो, टेंशन फ्री रहो, रटना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, और थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे भी हो गया ना, तब भी पास कर लोगे, क्योंकि सीखे हो ना, सीखा हुआ आदमी फेल नहीं होता, रटा हुआ आदमी फेल हो सकता है। ठीक है जी, चलिए, प्रीति इज रेंटिंग अ किचन टू रन पराठा शॉप। देखिए पराठा की दुकान खोलना चाहती है कौन, प्रीति दीदी। ठीक है, उसके लिए किराए पर जगह ले रही है। ठीक है, द रेंट फॉर द किचन इज कॉस्ट। तो जो रेंट देंगी वो कौन सा खर्चा कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा कि फिक्स कहलाएगा? अभी हम लोग डिस्कस किए थे, किराया तो फिक्स होता है ना, 6 महीने के लिए होगा, 1 साल के लिए होगा, फिक्स रहता है। तो यही पूछ रहा है कि पराठे की दुकान चलाने के लिए रसोई घर को किराए पर ले रही है प्रीति, तो रसोई घर का जो किराया है वो कौन सा खर्च कहलाएगा, वो टोटल फिक्स या कौन सा फिक्स? क्योंकि किराया रोज नहीं बदलता है। ठीक है, एक दिन बात होगी तो 6 महीने 1 साल वो फिक्स रहने वाला है। ठीक है, दुकान का किराया। तो यहाँ पर 58 का आंसर क्या सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा आपका। ठीक है, किराया किस प्रकार का खर्च है, किराया फिक्स खर्च है। फिर ब्लैंक है, बताना है, इज द मनी वी इन्वेस्ट इन प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। कह रहे हैं कोई प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं या कोई कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें जो पैसा लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, किसी उत्पाद यानी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसमें जो पैसा लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वह धन जो हम किसी उत्पाद यानी कोई प्रोडक्ट है उसको उत्पादन करने यानी उसको बनाने के लिए लगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है जी, 59 का क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। और प्रोडक्ट प्राइस क्या होता है, जो प्रोडक्ट हमने बनाया, मान लेते एक मोबाइल बनाने की कंपनी हमने खोला है, काश खोल पाते ठीक है, तो मोबाइल बनाने की कंपनी जब मोबाइल बना रहे हैं तो मोबाइल बनाने में जो पैसा लगता है उसी को हम प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं, और जिस रेट पर मोबाइल को बेचते हैं वो प्रोडक्ट प्राइस कहलाता है। और अपने बिजनेस के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन किसी के सामने देते हैं जो आपका 2 से 3 मिनट का होता है, उसको बिजनेस पिच कहते हैं। और बिजनेस रेवेन्यू तो ओवरऑल पैसे की बात होती है कि जो टोटल पैसा है जिसमें बेचना, खरीदना, प्रॉफिट सब शामिल रहता है, टर्नओवर कह सकते हैं उसको। मनी इज अ पेंटर, मनी एक पेंटर है, ही बाय ए न्यू ब्रश, इन्होंने एक नया ब्रश खरीदा, टिन्स एंड टिन्स फॉर पेंटिंग, व्हाट टाइप ऑफ कॉस्ट इट इज। क्या टिन्स क्या है, टिन खरीदा, हाँ मान लीजिए डब्बा खरीदा। ठीक है, उन्होंने एक पेंटर है भाई साहब, उन्होंने एक डब्बा खरीदा, एक ब्रश खरीदा, पेंटर है तो खरीद लिया कि चलो भाई ये मेरा बिजनेस है या मेरा धंधा है, मैं करूंगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये जो खर्च है ये किस प्रकार का है, ये फिक्स है कि वेरिएबल है। फिक्स क्या होता है, जो फिक्स, वेरिएबल मतलब जो बदलता रहता है। तो ऐसा तो नहीं है कि आज पेंटर ने खरीद लिया तो फिर शाम को दूसरा खरीदेंगे, अगली सुबह दूसरा खरीदेंगे, नहीं, कुछ दिन तो वो ब्रश काम करेगा उनका ना, यानी उनका ब्रश का और टिन का जो खर्च है वो क्या है, फिक्स है, उसमें कोई वो नहीं है। पेंट अलग, रोज पेंट बदलता रहेगा, नए नए पेंट आते रहेंगे, इस कमरे में कोई और, उस कमरे में और, तो वो वेरिएबल जरूर हो सकता है। ठीक है, अलग अलग दिन लगातार खरीद रहे। ठीक है, ये तो कुछ दिन चलेगा ना, तो यही आपको बताना है। 60 नंबर का क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा कि एक बार खरीदे उस पर पैसा लग गया, रोज रोज थोड़ी ब्रश और वो खरीदेंगे। ठीक है जी, आंसर बी। ये कैसा खर्च है, फिक्स है।
ओहो, ऊपर से ये चित्रकार हैं जो भी है, मान लेते हैं वो ड्राइंग बनाते होंगे, तो इनका तो और भी सही है कि एक बार खरीद लिए तो 2-2 4-4 महीने ब्रश ही नहीं खरीदना है। ठीक है। द वर्ड फंडिंग मीन्स, द वर्ड फंडिंग कह रहे जो शब्द है फंडिंग, फंडिंग क्या मतलब होता है? फंडिंग मतलब ये होता है कि अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो और कोई अन्य व्यक्ति उसमें पैसा लगा रहा है तो वो फंडिंग कहलाती है। ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल देख लेते हैं, मनी फॉर शॉपिंग, खरीदन जो खर्च करते हैं हम लोग खरीदारी के लिए वो नहीं। सेविंग तो हमारी बचत का पैसा होता है। बैंक अकाउंट से मतलब नहीं है। मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगता है उसी को हम फंडिंग कहते हैं। ठीक है। वो फंडिंग आपकी भी अपना पर्सनल पैसा भी हो सकता है, प्लस किसी से आप ले भी सकते हैं, या बैंक आपको फंड करती है। कई बार आपने किसी ऑटो वगैरह पर लिखा हुआ देखा होगा कि यूनियन बैंक द्वारा सहायता प्राप्त। इसका मतलब ये होता है कि वो जो ऑटो है वो लोन पर है और उसको यूनियन बैंक ने लोन दिया हुआ है। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर फंडिंग मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा है उसी को हम लोग फंडिंग कहते हैं। तो आंसर सी सही हो जाएगा यहाँ पर 61 का। चलिए जी, ब्लैंक है, यही बताना है आपको। ओ इज न्यू बिजनेस विच लेटर ग्रो इनटू अ बिग कंपनी। देखिए बहुत से ऐसे व्यवसाय हैं जो शुरू में 3-4 लोगों ने मिलकर एक छोटी सी कंपनी शुरू की और आज वो करोड़ों का टर्नओवर हो चुका। तो जब कोई शुरू में 2-4 लोग मिलकर या कोई एक व्यक्ति मिलकर छोटे पैमाने पर कम पैसे में कोई बिजनेस शुरू करता है और आने वाले टाइम पर वो अरबों खरबों का बिजनेस हो जाता है। जैसे आपने यूट्यूब पर फिजिक्स वाला नाम सुना होगा, फिजिक्स वाला। ठीक है। तो क्या है, इन्होंने बीटेक वगैरह करते समय जो सर थे इंडिविजुअल अकेले थे, लेकिन उन्होंने शुरू में अपना थोड़ा बहुत टीचिंग शुरू किया, फिर 2-4 लोगों को सैलरी पर रखते हुए काम शुरू किया, अपना ऑनलाइन कोचिंग वगैरह लाए। लेकिन समय के साथ परिवर्तन क्या हुआ, शुरू में तो इनका छोटा सेटअप था, छोटा बिजनेस था। ठीक है। लेकिन आज लाखों में है ना, अच्छा खासा टर्नओवर है और फिजिक्स वाला आज कोई छोटा बिजनेस नहीं रह गया, ये कॉर्पोरेट बन चुका है ना। तो इसी को जब शुरुआत में वो छोटा होता है तो उसको हम स्टार्टअप कहते हैं। कोई भी बिजनेस जो भविष्य में बड़ा होने की जिसमें कैपेबिलिटी है या गुंजाइश है और शुरुआत होती है तो उसको क्या कहते हैं, स्टार्टअप कहते हैं। तो यही यहां पर पूछ रहा था, उसको क्या कहते हैं, स्टार्टअप कहते हैं। स्टार्टअप मतलब चालू होना नहीं, एक बिजनेस का इनिशियल स्टेज, शुरुआती दौर, जिसमें एक कैलिबर होता है, भविष्य में वो बड़ा बन सकता है, वो क्या कहलाता है, स्टार्टअप कहलाता है। तो यहाँ 62 का डी हो जाएगा आपका। ठीक है जी। नेक्स्ट है सपोर्ट्स एंटरप्रेन्योर टू गेट लोन अंडर सेवरल स्कीम इन डिस्ट्रिक्ट लेवल। देखिए सरकार का अलग अलग हर जगह के लिए कहीं न कहीं लोन वगैरह की सुविधाएं रहती हैं। तो जिला लेवल पर पूछ रहा है कि जिला लेवल पर वह कौन सा सरकारी विभाग है जो आपको बिजनेस करते समय आपकी मदद करता है बैंक से लोन लेने में या अन्य दूसरे रजिस्ट्रेशन कराने में, कौन सा विभाग है, तो उसको हम डीआईसी कहते हैं, जिला उद्योग केंद्र। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर हर जिले में होता है। ठीक है जी। देख लेते हैं कहां पर है, ये आपका रहा बी वाला ऑप्शन डीआईसी, क्योंकि इसमें पूछा है उद्यमियों को जिला स्तर पर मतलब जिले लेवल पर, तो जिले लेवल पर जो भी सुविधाएं हैं वो डीआईसी के थ्रू है। यहाँ पर आप सभी गवर्नमेंट स्कीम वगैरह पता कर सकते हैं और उससे रिलेटेड आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उन चीजों से जिसमें आप एलिजिबल हो वहां आपको फाइनेंस वगैरह के लिए यहाँ से आपको क्या मिल जाता है, एक सपोर्ट मिलता है, तो उसको हम डीआईसी कहते हैं। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है एन इंडिविजुअल हु इन्वेस्ट देयर मनी इन अ बिजनेस कॉल्ड। ठीक है। कई बार क्या होता है कि कुछ बड़े बिजनेसेस होते हैं, जैसे मान लेते हैं करोड़ों के हैं, कोई मान लेते हैं 100 करोड़ का कोई बिजनेस है, 100 करोड़ का कोई बिजनेस है, इसमें कोई थर्ड पार्टी होता है जो अपना 10-20 करोड़ रुपए इसमें लगा देता है, 10-20 मान लेते हैं 40 करोड़ रुपए कोई एक थर्ड व्यक्ति लगा देता है। तो यही पूछ रहा है कि वो जो 40 करोड़ उसमें लगाया है उसको क्या कहते हैं। एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति जो इन्वेस्ट करता है, पैसा लगाता है, अपना पैसा किसी और के बिजनेस में, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं, फिगर दिखा देते हैं। देखिए ये बेचारा कुछ एंजल वेंजल लग रहा है ना आपको, तो उसको हम एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। ठीक है। एंजल इन्वेस्टर कौन होता है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे छोटा सा इंट्रो दे देता हूं। मैंने जानबूझ के स्लाइड लगाया, क्वेश्चन में वहां पे नहीं रहेगा आपको। हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, ऐसा व्यक्ति जिसके पास मोटा पैसा हो यानी ज्यादा पैसा हो। हु प्रोवाइड फाइनेंशियल बैकिंग फॉर स्मॉल स्टार्टअप,
नए बिजनेसमैन जो कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या स्टार्टअप करना चाहते हैं उनको पैसा देता है, अपना पैसा उनके बिजनेस में लगाता है, उनको पैसा देता है, उसके बदले उनसे कुछ हिस्सेदारी लेता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि आपका बिजनेस जो है कितने का है, 10 लाख का, 10 लाख का नहीं है, 10 करोड़ लेके चलते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा सोचते हैं जब सोचना ही है तो ठीक है, 10 करोड़ का आपका बिजनेस है और आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो ये एंजल इन्वेस्टर, एंजल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एंजल ही होगा, आपके पास उतना पैसा नहीं है, कोई आपका सहयोग कर रहा है, तो ये आपके बिजनेस में कहता है व्यक्ति कि भाई मैं जो है आपके बिजनेस में 4 करोड़ रुपए लगा रहा हूं, उसके बदले मुझे पार्टनरशिप चाहिए होगा, कितने का, मैं जिस, अब तो पार्टनरशिप है, कम ज्यादा की भी हो सकती है, वैसे देखा जाए तो 60% पैसा आपका है, 40% इसका है। तो जब आपका बिजनेस चल जाएगा, पैसा कमाने लगेंगे, तो 4 करोड़ के बदले आप जितनी भी कमाई करोगे उसके 40% कमाई का हमेशा अपने इस एंजल भाई को देते रहेंगे। तो एंजल ऐसे व्यक्ति को ही कहते हैं जो भैया अच्छा खासा अमीर होता है, अच्छा खासा पैसा होता है, कंपनियों में पैसा लगा देता है, जरूरतमंद को दे देता है, और जब वो लोग अच्छा कमाने लगते हैं, कभी कभी इस एंजल का नुकसान भी होता है, क्योंकि जब पैसा लगाएगा पार्टनरशिप में, फायदा भी हिस्सेदारी है, नुकसान पर भी हिस्सेदारी है, तो यही है यहाँ पर। तो उसको क्या कहते हैं, हम एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। किसको एंजल इन्वेस्टर कहते हैं, क्वेश्चन 1 से आप ऊपर पढ़िए ध्यान से। वो व्यक्ति जो अपना पैसा किसी अन्य के व्यवसाय में निवेश करता है उसको एंजल इन्वेस्टर कहा जाता है। एंजल मतलब क्या होता है हिंदी में, एक बार आप लोग कमेंट करिएगा। यहाँ पे दूत लिखा हुआ है, दूत नहीं होना चाहिए, ठीक है, दूत लिखा हुआ। एंजल का हिंदी मीनिंग क्या होगा, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा। वैसे एंजल मतलब परी होता है क्या? हु कैन अप्लाई फॉर अ मुद्रा लोन, मुद्रा लोन के लिए कौन अप्लाई कर सकता है टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस? कौन ऐसा है जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और उसके लिए मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकता है? एक बच्चा जो पैदा हुआ है, या फिर एक पॉलिटिशियन, या एक टीचर? नहीं भाई, एक दुकानदार। दुकानदार क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस के लिए वो अप्लाई कर सकता है। कौन सा लोन? मुद्रा लोन। मुद्रा लोन छोटा होता है, 1-2 लाख रुपए का लोन होता है, 50,000 का, 1.5 लाख 2 लाख का छोटा लोन होता है, तो इसलिए दुकानदार वगैरह जो है छोटा लोन मुद्रा लोन के तहत किसी भी बैंक से ले सकते हैं, अपना बैलेंस शीट वगैरह और अपना दुकान की जो डिटेल्स है वो बताकर, ठीक है। ये कोलेटरल फ्री होता है मेरे ख्याल से। 65 कोलेटरल फ्री का मतलब ये होता है कि इसके बदले आपको कुछ बैंक को गिरवी वगैरह रखने की जरूरत नहीं होती, छोटा लोन होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम से मिलता है। तो यही पूछ रहा है कि व्यवसाय शुरू करने के लिए मुद्रा लोन जो है कौन आवेदन कर सकता है? तो जो दुकानदार है, जो दुकान वगैरह चलाना चाहता है, क्योंकि 50,000 1 लाख में तो बहुत बड़ा बिजनेस होगा नहीं, दुकान वगैरह ही हो पाएंगे, तो वही कर सकता है। 65 का 20 हो जाएगा। नेक्स्ट है अ प्रोडक्ट नेम दैट हैज बीन ऑफिशियली रजिस्टर्ड विथ ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत सरकार का एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्री है, मतलब एक कह सकते हैं क्या, एक विभाग है, एक मंत्रालय है कह लीजिए, मंत्रालय है कि नहीं, बट एक विभाग है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे आपने होंडा कंपनी देखा ना, होंडा, तो जब भी कहीं होंडा लिखा रहेगा उसके ऊपर एक गोला बना के इस तरह से टीएम लिखा रहता है, गोला बना के टीएम लिखा रहता है, या फिर कई जगहों आपने देखा होगा होंडा लिखा है तो उसके ऊपर गोला बना के सी लिखा रहता है। तो इसका टीएम मतलब ये होता है कि जो होंडा का ये जो नाम है, इसका जो नाम है और इसका लोगो होगा, जैसे मान लेते हैं कि टाटा का लोगो इस प्रकार से होता है ना, इस तरह से, कुछ इस तरह से है टाटा का लोगो। तो टाटा का ये लोगो और टाटा का जो लिखावट है इस तरह से, ये भी क्या है, ट्रेडमार्क, ये रजिस्टर्ड है कि इसको कोई भी व्यक्ति टाटा के परमिशन के बिना नहीं इस्तेमाल कर सकता, ये टाटा ही इस्तेमाल करेगा, ठीक है, दूसरा कोई इसको नहीं छाप सकता। तो वो इसी को हम लोग ट्रेडमार्क कहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर आंसर आपका क्या है, बी आंसर सही होगा। जो हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपने बिजनेस का उसको ट्रेडमार्क कहते हैं। आने वाले समय में अगर सब कुछ अच्छा रहा तो आपको ग्लोबल आईटीआई का भी ट्रेडमार्क देखने को मिलेगा। आवेदन हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, इस नाम को रजिस्ट्रेशन के लिए हमने आवेदन किया हुआ है। अगर अप्रूवल हुआ तो आप लोगों से खुशियां शेयर करेंगे। अब इसमें समय लगता है, लगभग 1 साल 1.5 साल लग जाते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेडमार्क कहलाता है, ठीक है। किसी भी आपका कोई प्रोडक्ट है, आपकी कोई कंपनी है, आपका कोई नाम है, उसको रजिस्टर्ड कराना। एंटरप्रेन्योर लर्न फ्रॉम देयर सक्सेस एज वेल एज देयर। जो बिजनेसमैन होता है वो अपनी सफलता से तो सीखता ही है कि वो कैसे सफल हुआ, साथ के साथ जब वो फेल होता है उससे भी सीखता है।
वो बिजनेस छोड़ के भागता नहीं है, वो अपने सफलता के साथ साथ अपने फेल्योर, जब वो सफल होता है तब भी सीखता है कि मैं क्यों, मतलब अच्छा कमाई किया किसी चीज में तो भी सीखता है कि मैं अच्छा कैसे कमाया, और जब फेल हो जाता है, नहीं कमा पाता है या नुकसान उठा लेता है, तब भी सोचता है और उससे सीखता है कि ये गलती मैं आगे भविष्य में नहीं करूंगा। ठीक है जी, तो सक्सेस के साथ साथ फेल्योर दोनों से सीखता है। तो यही पूछ रहा है यहाँ पर, आंसर आपका ए सही हो जाएगा। यही पूछ रहा है ना भाई, अपनी सफलता के साथ साथ किससे सीखता है, अपने विफलताओं से भी। नेक्स्ट, द सीक्रेट टू ग्रोइंग योर बिजनेस इज टू चूज द, क्या है यार ठीक है फिर पढ़ दे। द सीक्रेट टू ग्रोइंग योर बिजनेस इज टू चूज द राइट टू सपोर्ट योर ग्रोथ। कह रहे हैं कि आप अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, विकास समर्थन देने के लिए सही चुनना होता है। क्या सही चीज है जो आपके ग्रोथ, मतलब आपके ग्रोथ में मदद करेगी? अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें से ऐसा क्या है जो आपकी मदद करेगा? सही अगर आप चुनाव करोगे तो सही चीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सही कपड़े से मदद नहीं मिलेगी, सही नुकसान से नहीं, सही दोस्त से नहीं, टीम से। टीम क्या होती है? वो लोग जो आपके साथ उस बिजनेस में काम कर रहे होते हैं, वो टीम कहलाती है। ठीक है, तो अगर आपके टीम के लोग सॉलिड है तो आपका बिजनेस भी सॉलिड है, मतलब टीम अच्छी है तो आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा। ठीक है जी, तो यहां पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा 68 का। नेक्स्ट है, वाहिद वांट टू रजिस्टर हिज प्रोडक्ट अंडर ट्रेडमार्क। वाहिद भैया है, ये अपना कोई कंपनी वगैरह लाए हैं, कोई सामान बनाए हैं, उसको ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। इसका बेनिफिट क्या है? ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन तो समझ गए आप लोग, इसका बेनिफिट क्या है? ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कराने से क्या फायदा मिलेगा? क्या वो सामान ज्यादा रेट पर बेच पाएंगे? नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। नो वन एल्स कैन ही गेट अ लॉट ऑफ सक्सेस। क्या ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कराने से अगर आपका टीएम लिखा हुआ आ गया तो आप सफलता ज्यादा पाओगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या आपको ज्यादा लोन मिलेगा या लोन मिलेगा? नहीं। नो वन एल्स कैन यूज द सेम प्रोडक्ट नेम, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति वही नाम इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। नहीं तो क्या होगा, आप बड़ी मेहनत से आपने कोई चीज शुरू की, उसके बाद जब वो चल गया तो उसी नाम से दूसरे लोग वही चीज शुरू कर लिए और आप रोक नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास उसके लिए कोई लाइसेंस अथॉरिटी नहीं है। तो वही चीज है कि अगर आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन देखे होंगे आपने, समय समय पर कभी मैगी का फर्जी या कभी किसी साबुन का फर्जी ब्रांड मार्केट में घूमने लगता है, फिर उनको गवर्नमेंट उसके ऊपर केस करती है, जो ओरिजिनल पार्टी होती है उस फर्जी वाले पर केस करती है, फिर वो कंपनी बंद करवाती है। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल के पास ही उसका ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे आपने देखा होगा कि नाइक के जूते पर इस तरह से निशान होता है, प्यूमा वाले पे इस तरह शेर बना रहता है, तो ये उनका रजिस्ट्रेशन है, उसको कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। हालांकि गलियों में देखोगे तो नाइक और दुनिया भर के बेच रहे हैं, बट वो कंपनियां पता नहीं चलती कौन बना रहा है, इसलिए सब चलता रहता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, जॉय स्टार्टेड होममेड पिकल। ये अचार का बिजनेस शुरू किए हैं। कौन? जॉय भैया है, अचार का बिजनेस शुरू किए हैं। He has not been able to get profit in first 2 months। पहले शुरुआत के 2 महीने में उनको फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ऐसे में इनको क्या करना चाहिए? जॉय जो है अचार का बिजनेस शुरू किए हैं और शुरू के 2 महीने में इनको फायदा नहीं हो रहा है इस बिजनेस से, इनको क्या करना चाहिए? बिजनेस को बंद कर देना चाहिए? नहीं। और पैसा लोगों से उधार लेना चाहिए और भाग जाना चाहिए? भाग जाना मैंने अपने जोड़ दिया, ऐसा नहीं, पैसा उधार लेने की जरूरत नहीं है। गुस्सा हो जाना चाहिए? नहीं। उनको रीजन पता करना चाहिए कि क्यों भाई वो क्यों फेल हो रहे हैं, और उससे सीखना चाहिए और जो कमियां हैं उसको दूर करना चाहिए। उसके बाद फिर अचार उनका सही बिके या नहीं। अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और उसमें फेल हो रहे हैं, अच्छा नहीं चल रहा है, तो ऐसा नहीं बिजनेस बंद करके चले जाए। हमें सोचना होगा क्यों नहीं चल रहा है, दूसरों को कैसे चल रहा है, उस पर एनालिसिस करनी होगी, अपनी कमियों को ढूंढना होगा, फिर अपने आप को और बेहतर करना होगा। इसलिए यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। ठीक है जी, और इसी के साथ जो ये एंटरप्रेन्योरशिप वाला चैप्टर है, इसके टोटल 70 यानी 70 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे आपसे और नया टॉपिक होगा। नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा? न्यू टॉपिक होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फिर न्यू 2-3 और बचा है मोस्टली। फिर आपके जो ये फर्स्ट ईयर है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सॉलिड तरीके से तैयार रहेगी अगर आपने पूरी क्लासेस देखी हैं। तो नहीं देखे हैं तो डे 1 से शुरू करिए और ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट जरूर इस्तेमाल करिए। और आज से ही, अभी तो आप सेकेंड ईयर में भी जाओगे ना, आज से ही ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि सेकेंड ईयर के लिए कुछ बेहतर प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं भविष्य के लिए। तो आज से ही आप ऐप रखिए मोबाइल में, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। एम्प्लॉयबिलिटी सेकेंड ईयर का शुरू से आप लोग बेसिक कोर्स ज्वाइन करिएगा, पढ़िएगा, है ना। और भी चीजें आएंगी, तो सब आएंगी कैसे पता चलेगा? जब आप एप्लीकेशन पर रहोगे तब तो। ठीक है जी, तो आज के लिए
इतना ही। हाँ लेकिन भूल मत जाना भाई, क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। और धन्यवाद।